क्यूब एंड डाइस। आवाज नहीं भाई, ध्यान से समझिए। पहले क्यूब को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एक बार पहले क्यूब को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आवाज नहीं हो रही भाई बिल्कुल भी। देखिए, क्यूब एक घनाकार वस्तु जिसकी सभी भुजाएं एक समान होती है। आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने ये चार लाइन बनाई, चार दोबारा, 8 9 10 11 12, ये होती है इसकी साइड। कितनी साइड होती है टोटल? 12 साइड होती है। कितनी साइड होती है? 12 साइड होती है। एक क्यूब में टोटल कितनी साइड है? 12 साइड है, 12 साइड्स। कॉर्नर कितने हैं? 8 कॉर्नर हैं। कौन कौन से? 4 ऊपर और 4 नीचे। 6 सरफेस हैं, एक सामने, एक पीछे, एक राइट, एक लेफ्ट, एक टॉप और एक बॉटम। क्लियर है? अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, डायरेक्ट उसकी बात करते हैं। ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं, समय बड़ा कीमती है। देखिए, एग्जामिनर ने आपको कहा कि आपके पास एक क्यूब है जिसका डायमेंशन अर्थात जिसकी साइड 3 × 3 × 3 है। 3 × 3 × 3 का मतलब 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 है तो बाकी सारी भी 3 है, क्योंकि क्यूब की सारी भुजाएं क्या होती हैं? एक समान होती हैं। अगर एक 3 है तो बाकी सारी भी 3, अगर एक 4 है तो बाकी सारी भी 4 है, एक 5 है तो बाकी सारी भी 5 है। अब कहता है भाई ये एक सॉलिड क्यूब है जिसको आपने सारे सरफेस को रेड कलर से पेंट कर दिया। रेड कलर से पेंट करने का मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे ये पूरी तरीके से क्या कर दिया? इसको रेड कर दिया, अर्थात लाल कर दिया। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कंफर्म हो गया? अब रेड कलर करने के बाद एग्जामिनर ये कहता है आप इसको 1 सेंटीमीटर के स्मॉल क्यूब में काट दो। अब 1 सेंटीमीटर का स्मॉल क्यूब भाई काटने का मतलब क्या? देखिए, जैसे एक ऊपर, एक नीचे और एक इससे नीचे, इस तरीके से काटने की बात कर रहा है। काट दिया, लेकिन अभी तो ये क्यूब नहीं बना, अभी तो क्यूबाइड बना है। तो क्यूब बनाने के लिए इसे दोबारा फिर काटना पड़ेगा भाई। ये लीजिए, हमने फिर काट दिया। क्या बना क्यूब? अभी भी नहीं बना, अब बन गया। बात समझ में आ गई? अब ये आपका एक क्यूब का शेप बनकर तैयार हो गया है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये सॉलिड था, एक था, रेड कलर करने के बाद आपने इसे काट दिया। काटने के बाद ये छोटे छोटे से बहुत सारे बन गए। अब ये बहुत सारे 10 बने, 5 बने, 27 बने, 28 बने, कितने बने? इसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना है? बड़ा सिंपल सा रूल बताऊंगा। भुजा की लंबाई जितनी भी है, 5 7 8 जो भी है वो ले लो, बटे जितने में काटा वो कर दो, इक्वल टू जो वैल्यू आए इस वैल्यू का क्यूब कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 27। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा। अगर एग्जामिनर आपको ये कहता है कि 6 सेंटीमीटर वाले ठोस घन को इस रंग से उस रंग से XYZ किसी भी रंग से रंगने के बाद 1 सेंटीमीटर, 2 जितने में वो काटने की बात कर रहे हैं, मान लीजिए वो बोले भाई एक में काट दिया जाए तो टोटल छोटे क्यूब कितने बनेंगे? तो 6/1 इक्वल टू 6 एंड द क्यूब ऑफ 6 इज 216। ये आपका आंसर आ गया, काम खत्म। बात समझ में आ गई? ये आपका आंसर आ गया है, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट क्या आता है, अगर मैं इस क्यूब को उठा लेता हूं, इस छोटे वाले को, तो इसके 3 सरफेस में मुझे कलर मिलेगा, 1 2 3। टोटल कितने होते हैं? 6 सरफेस, तो 6 में से 3 पे कलर चला गया। अब इसके कितने पे मिलेगा? 2 पे, इसके 1 पे। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। अभी जैसे मैंने कहा इसके 1 पर मिलेगा या 2 पर मिलेगा, बताइए कितने पर मिलेगा? इसके 2 पर। तो इसके 2 सरफेस पर कलर मिलेगा भाई, ये लिख दिया मैंने, 2 सरफेस पे कलर मिलेगा। इसको कहते हैं मिडल क्यूब। क्या कहते हैं? मिडल क्यूब। जिसके 1 पर कलर मिलेगा इसे कहते हैं सेंटर क्यूब। इसके 1 सरफेस पे कलर मिलेगा। और भाई ये वाला जो है इसके 3 पे मिलेगा, और ये होगा कॉर्नर क्यूब। भाई कलर तो बार बार हो रहा है, अंदर तो कलर ही नहीं हो रहा। तो जब काटोगे कुछ क्यूब तो इसके अंदर से मिलेंगे,
और अंदर से जो मिलेंगे वे होंगे कलरलेस, वे होंगे कलरलेस। होते कहां है वे, याद रखना, इस सेंटर को जैसे ही आप निकालोगे बाहर और इसके नीचे जो नजर आएगा वो वाला एरिया कहलाएगा आपका कलरलेस, और इसका नाम होता है इनर क्यूब। अब एग्जामिनर आपको ये बना के नहीं देगा, ये तो समझाने के लिए मैंने बना दिया। वो ये कहेगा भाई ये डायमेंशन थी, ये काट दिया, इसमें ये बता ऐसे जिसके एक सरफेस पे कलर जा रहा है टोटल कितने हैं, या जिसके 2 पे जा रहा है या जिसके 3 पे जा रहा है, ये बता। बात समझ में आ गई? तो आपको वहां जाके इस चीज को ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी जो रूल बता रहा हूं उसको याद रख लेना। क्या याद रखना है, अगर दो सरफेस कभी भी दो वाले की बात आए तो रूल लगाना 12 इंटू एन माइनस टू, टोटल सारे निकल जाएंगे। अगर एक की बात आए तो रूल लगाना 6 इंटू एन माइनस टू का स्क्वायर। कॉर्नर हमेशा 8 होते हैं, ना कभी घटते ना कभी बढ़ते, ये सबसे आसान होता है। 3 की बात आ जाए सीधा 8 आंसर आ जाएगा। 3 भागों पे कलर कितने, 8। डायमेंशन क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 216 बने 343 बने 512 बने कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा इसका आंसर कितना आता, 8, क्योंकि कॉर्नर 8 ही होते हैं, ना कभी घटते हैं ना कभी बढ़ते, 4 ऊपर 4 नीचे। अब अगर आपसे वो पूछ ले भाई उनको बता जिस कलरलेस है, कलरलेस मतलब जिन पर कलर नहीं जा रहा, अब कलर नहीं जा रहा है वे टोटल कितने हैं, उसको निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, एक रूल लिख देता हूं यहां, इंटू एन माइनस टू का क्यूब, ये लगा देना आंसर आ जाएगा। क्या लगा देना, ये लगा देना। कॉर्नर के कितने बताए थे, 8। तो ये रूल आपको अब याद रख लेने हैं भाई, क्लियर हो गया, ये ध्यान रख लेने हैं। ये काम कैसे करेगा ये अभी मैं समझा देता हूं आपको। टोटल इसमें कितने बन गए थे भाई, 27। एग्जामिनर ने कहा भाई 27 में बता जिसके एक भाग पे कलर जा रहे हैं, तो एक पे कलर जा रहे हैं तो मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मेरे को रूल याद होना चाहिए। क्या रूल था एक वाले का, 6 इंटू एन माइनस टू का स्क्वायर। अब एन की वैल्यू कहां से आएगी, ध्यान से सुनना, हर एक क्वेश्चन की अलग अलग होगी, कदे एक के सब लगा का जाओ, तो मास्टर ने कही थी एन की वैल्यू 1 है, नहीं, हर एक की अलग अलग होगी। भुजा की लंबाई बटे जितने में काटा इक्वल टू जो वैल्यू आई क्यूब करने से पहले ये एन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। फिलहाल इसमें एन की वैल्यू कितनी है, 3, हो सकता अगले में बदल जाए, क्लियर हो गया। तो एन की वैल्यू 3 आ गई, तो यहां एन की वैल्यू पे आप क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। 3 माइनस टू, 3 माइनस टू कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, और 6 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया 6। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कितना आ गया 6। अब इस एरिया पे थोड़ा अपने बुद्धि पे जोर दीजिए, ये जो ये एरिया है ना, ये वाला, इस एरिया से क्या निकला है, इस एरिया से आपको एक साइड निकली है, 6 से आपने गुणा क्यों करी, देखिए जिसके एक भाग पे कलर गया, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, और ये यहां पर है, यहां का मतलब ये सरफेस है, टोटल सरफेस कितने होते हैं 6, एक सरफेस से आपको एक मिला, एक इस एरिया से ये बता रहा है जी एक सरफेस से आपको कितना मिला, एक, टोटल सरफेस कितने हैं 6, तो 6 से कितने मिल जाएंगे 6। क्या मेरी बात समझ में आ गई, दोबारा सुन लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। क्या है ये रूल, 6 इंटू एन माइनस टू का स्क्वायर, ये एरिया जो ये एरिया है, ये एरिया ये वाला बताता है जी एक भाग से आपको इतना मिला, और टोटल आपके पास ऐसे 6 हैं, तो 6 से कितने मिलेंगे, क्लियर हो गया। तो इसलिए किससे गुणा कर देते हैं, 6 से, तो 3 घटा 2 का वर्ग 1, और टोटल थे 6, तो आंसर कितना आ गया 6। आपके पास 6 स्मॉल क्यूब ऐसे हैं जिसके एक सरफेस पे कलर जाएगा, टोटल कितने में से 27 में से। क्या बात समझ में आ गई, जिसके 2 पे गया 12, एन की वैल्यू कितनी है 3 घटा, काम खत्म, 12 इंटू एन माइनस टू, कोई वर्ग नहीं कोई क्यूब नहीं, एक से एक मिला, एक से एक मिला, ये है, ये क्या है आपकी साइड, टोटल साइड कितनी होती हैं 12, एक साइड से एक मिला, तो 12 साइड से कितने मिले, समझ में आ गई बात। अगला पॉइंट आ गया जी, वे बताइए जो आपके 3 भागों पे कलर हो रहा है उसका आंसर हमेशा कितना रहता है 8, इनर निकालना है, इंटू एन माइनस टू का क्यूब, एन की वैल्यू कितनी आ रही है 3 घटा 2
का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 12 8 20 6 26 और 1 हो गए टोटल 27। बात समझ में आ गई? क्लियर है? पक्का? अब इसके लिए क्या चीज याद होनी चाहिए मेरे भाई? आपको इसके लिए रूल ये याद रहने चाहिए। अगर ये भूल गए तो काम खत्म हो गया, फिर टाटा जय हिंद बाय बाय। बात समझ में आ गई? अब अगला पॉइंट, अगर मान लो वो आपसे ये पूछ ले भाई ये सॉलिड था पहले 1 था और काट के आपने इसको 27 बना दिया, तो इसमें कितने कट लगाने पड़े आपको, कितने बार इसको काटना पड़ा? एन की वैल्यू में से 1 घटाकर 3 से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। एन की वैल्यू फिलहाल कितनी है इसमें? 3, 3 में से 1 गया, 2 तिया 6 बार काटना पड़ा। बात समझ में आ गई? कितनी बार काटना पड़ा? 6 बार। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा भाई पेपर में, कुछ नहीं बनकाएगा। सिंपल ये चीज आएगी, 4 गुणा 4 गुणा 4 का मतलब भाई आपके पास डायमेंशन 4 की है, एक भुजा 4 की, बाकी सारी 4 की। कितने में काटा भाई इसको? 1 में। तो 4/1 4, 4 का क्यूब 64, 64 आंसर आ गया भाई। बोले 3 सरफेस आंसर 8 याद रख लेना। बोले 2, 2 के लिए 12 इंटू एन माइनस 2, एन की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4, 4 में से 2 गया तो 2 और 12 गुणा 2 करोगे तो भाई कितना आ गया? 24 आ गया भाई। बोला कम से कम 2, इस बुद्धि पर जोर दे लियो। कम से कम 2 का मतलब है 2 और 2 से ज्यादा कितने भी, 2 और 2 से ज्यादा 3 ही होते हैं, इससे ज्यादा होते नहीं। 2 के 24 काट देते, 3 के 8 थे, 24 8 कितना हो गया रे? 32। समझ में आ गई बात भाई? बोले एक तरफ से, एक तरफ का बता आंसर। हाँ एक तरफ का बता, नियम बता दे चल। मैं तो था ही नहीं, मैं उस समय था ही नहीं। 6 9 आगे 4 - 2 का स्क्वायर, यो तो प्लूटो पे जाने का मंत्र है। यो कहन का डणका ना, ये तो प्लूटो पे यो बोल दिया मैं प्लूटो पे चला जाऊंगा सीधा। क्या रूल था बता? 6 इंटू n - 2 का स्क्वायर, n की वैल्यू 4, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 और 6 की 4 से गुणा करी 24। बात समझ में आ गई? एक तरफ रंगीन, रंगीन का मतलब कलर है ना, हो रहा है इंटू n - 2 का क्यूब, n की वैल्यू 4, 4 घटा 2, 2 का क्यूब 8, आंसर आ गया 8। कम से कम एक, बुद्धि पर जोर दो, कम से कम एक। टोटल कितने थे? 64। टोटल कितने थे? 64। वे निकाल दो जिस पे कलर नहीं जा रहा, बाकी सारे कलर वाले हैं। जिस पे कलर नहीं जा रहा भाई काटे थे 8, 64 में तो 8 गया, आंसर कितना आ गया? 56। समझ में आ गई बात? मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये रूल याद करो, थारी मर्जी, ना करो थारी मर्जी, लेकिन कर लोगे तो कितना काट आओगे पेपर में ना, तो आइयो फिर नुए लटकते बसा में। अगला पॉइंट कहता है हाउ मेनी कट विल बी रिक्वायर्ड टू डिवाइडेड द बिग क्यूब इनटू स्मॉल क्यूब। पर्सन आ गया भाई, क्या था? बड़े क्यूब को छोटे घनों में काटने के लिए कितनी बार काटने की आवश्यकता है? इसके लिए अब मुझे क्या देखना पड़ेगा? यहां देखना पड़ेगा, इसको 216 छोटे भागों में बांटा है और 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6, 6 में तो एक गया 5, 5 की किसका गुणा कर दो? 3 थे, 5 दिए 15, आंसर क्या आ गया? डी। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? दोबारा बताऊं, दोबारा समझ ले बेबे। क्या कह रहा है? बड़े घन को छोटे घनों में काटने के लिए, इस बड़े घन को इस छोटे घन में 216 में काटने के लिए इसको कितनी बार काटना पड़ेगा? तो मैंने कितनी बार काटना पड़ेगा मैंने बताया भाई, एन की वैल्यू 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और रूल क्या बताया था? एन में तो 1 घटा के 3 तक गुणा कर दो, 6 में तो 1 गया 5, 5 की 3 तक गुणा कर दे वे, कितना आ गया? 15। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई डाउट?
डाइस, अब डाइस कैसे करना है जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, बाकी और चीजों पे फोकस मत करना भाई। डाइस डाइस डाइस। क्यूब समझ में आ गया भाई? भाई क्यूब में एक वाले का रूल क्या था जिसके एक भाग पर रंग जाता है? 12 वाले का 12 × n-2। 3 वाले का कलरलेस का n-2 का क्यूब। और टोटल कट अगर निकाल रहे हो n की वैल्यू में तो एक घटा के 3 तक गुणा कर देना। ठीक हो गया भाई? बात समझ में आ गई? अगला भाई डाइस। डाइस की एक बात याद रखनी है आपने, इसके अलावा ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इससे हो सका आपका काम में चल जाएगा। पहला पॉइंट क्या है, डाइस में जैसे यहां कोई अंक भी हो सकता है, कोई कलर भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। पहली एक बात याद ये रखना, जो एक दूसरे के एडजेंट लिखे गए हैं, एडजेंट का मतलब निकट में लिखे गए हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, बस इतना याद रख लेना। अगर कोई मुझसे पूछे दो के अपोजिट क्या है, मैं कुछ भी आंसर दे दूंगा लेकिन तीन और एक नहीं दूंगा। समझ में आ गई बात? वो पूछे एक के अपोजिट क्या है, कुछ भी आंसर लगाया हो पर दो और तीन मत लगा के आना। क्लियर है? अब ये काम कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है, अगर यह चीज आपने समझ ली तो एक आधा क्वेश्चन को हमारा हल हो उसका चलिए देखे हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास यहां पर, ये कह रहा है भाई 6 के अपोजिट बताओ क्या होगा। किसके अपोजिट बताओ? 6 के अपोजिट बताओ क्या होगा। अब थोड़ा सा एक बार इसके ऑप्शन देख ले हैं, क्या ऑप्शन है? 4 1 2 3। 4 1 2 3 क्या थे? 4 1 2 3। अब 6 के साथ आपको 3 और 2 नजर आ रहा है, आंसर तो आपका कट ही गया। 6 के साथ आपको 4 नजर आ रहा है, ये भी कट गया, आंसर क्या आ गया? 1। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो वैसे नहीं कि नियम नहीं बताऊंगा, नियम भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये चीज आपकी काफी हेल्प कर देगी। अगर आपको समय की कमी है या आपको समझ में नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना, बस इतना याद रखना, जो एक साथ नजर आते हैं वो कभी एक दूसरे के क्या नहीं होते? अपोजिट नहीं होते। अगला पॉइंट, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सपोज करो एक के अपोजिट में 6 लिखा गया है, तो 6 कभी भी एक के साथ नजर नहीं आएगा। अगर एक दिखेगा तो उसका एडजेंट कभी भी क्या नहीं हो सकता? 6 नहीं हो सकता। ये 70% डाइस का ये भाग है। 70% अगर ये समझ में आ गया, 70% डाइस क्लियर हो गया। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब डाइस को समझने के लिए इसको दो भागों में भी विभक्त करा जाता है। एक तो वो डाइस जो जनरली सारी जगह यूज होती है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, हिंदी में कहा जाता है मानक पासा। एक नॉन स्टैंडर्ड कह लो, जर्नल कह लो, ऑर्डिनरी कह लो, सिंपल कह लो, जो आपका दिल कह ले वो कह लो, पर स्टैंडर्ड मत कह देना, साधारण पासा। दोनों भाई दिखने में एक जैसे होते हैं, दिखने में दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दिखने के दोनों में कोई फर्क नहीं होता, बस पता चलता है इसके अंकों से कि किस अंक के विपरीत क्या अंक है। देखिए, स्टैंडर्डाइज का रूल है एक के अपोजिट हमेशा 6 मिलेगा, 5 के अपोजिट हमेशा 2 मिलेगा, 3 के अपोजिट हमेशा 4 मिलेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। चाहे आप अपने घर पर जाकर अगर आपके पास डाइस रखी है तो निकाल के देख लेना, उसमें एक के अपोजिट आपको 6 दिखेगा, 5 के 2 और 3 के 4 दिखेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई डाउट है? पक्का? श्योर? अब देखिए, अब जैसे उसने आपको एक क्वेश्चन बना के दिया, बोला भाई ये डाइस दिखने में जो दिख रही है आपको ये कौन सी है। पहले तो आप एक चीज देखो, जो अभी मैंने बताया था अपोजिट वाले साथ नहीं दिखने चाहिए, बताया था। क्या एक के साथ 6 दिखा? 3 के साथ 4? 2 के साथ 5? नहीं दिखा ना? तो अपोजिट वाले साथ नहीं दिखे तो इसका मतलब ये कौन सी डाइस है? एक स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सी डाइस है? एक स्टैंडर्ड डाइस है। तो यहां पर एक के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6, 2 के 5, 3 के 4। अगर फिर भी ना समझ में आए तो एक काम करना, कोई भी दो डिजिट आपस में जोड़ के देखना, कोई भी दो। यहां से शुरू कर लो, 1 और 3, 3 और 2, 2 और 1। अगर इसका जोड़ 7 नहीं हुआ तो इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड डाइस है।
अगर किन्हीं भी दो का जोड़ 7 नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कौन सी डाइस है, एक स्टैंडर्ड डाइस। अगर आप भूल जाओ, वैसे तो भूलने की बात है नहीं कि अपोजिट वाले 7 नहीं दिखने चाहिए, अगर फिर भी दिमाग है भूल जाए भाई, बहुत सारी चीज भूल जाए, तो बुद्धि है दिमाग में ना ध्यान आओ जोड़ के देख लियो। पर लगातार गुरुदेव सब ने मत जोड़ दियो, वो कदे 1+3+2 सब ने जोड़ के अनुका दो बन गया 7। कोई भी दो, ये दो या ये दो, इतना ध्यान रखना है। इतनी भी बुद्धि नहीं है तो फिर तो काम खराब हो जाएगा ना। तो कोई भी दो आपने जोड़ने हैं, अगर उन दो का जोड़ 7 नहीं हुआ तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस है। और इस अवस्था में आपको ये याद रखना है, दो के अपोजिट क्या होगा। अरे मूर्खो, दो के अपोजिट क्या होगा, 3 के, 1 के, 6। ये याद रह जाएगा पक्का। ना याद रहे ध्यान से देखो, इसका विपरीत का जोड़ 7 होने लग रहा है। 7 में तो 2 घटा दियो बेरा चल जाएगा, 7 में 3 घटा देना पता चल जाएगा, 7 में तो 1 घटा देना पता चल जाएगा। किस डाइस में, स्टैंडर्ड में। डाइस हमेशा एक ही होती है, इसके अलावा कोई डाइस होती नहीं। जब कोई होती ही नहीं तो फिर वाह कितना ही। अरे भाई साहब, फिर पर्सन तो अगले ने बनाने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए उसने एक अपवाद पैदा कराया कि भाई अगर ऐसा हो जाए जिसमें जो अपोजिट है वो साथ नजर आ जाए, जो अपोजिट है वो साथ नजर आ जाए, तो अपोजिट साथ नजर आ गए तो फिर वो डाइस गलत होगी, वो स्टैंडर्ड डाइस रही ही नहीं। और वो स्टैंडर्ड नहीं रही तो वो एक जर्नल डाइस हो गई, सिंपल डाइस हो गई, ऑर्डिनरी डाइस हो गई, नॉन स्टैंडर्ड हो गई, वो स्टैंडर्ड नहीं है। यहां पर मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने देखा 5 और 2 7 हो गए, 7 में नजर आ रहे हैं। बात समझ में आ गई, 7 नजर आ रहे हैं, 5 और 2 विपरीत होने चाहिए पर 7 नजर आ गए, तो इसका मतलब ये हो गया गलत काम। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं रही। दिमाग भूल जाए, कोई भी दो जोड़ के देखना, जोड़ 7 बन जाएगा। 2 और 1 3, 1+5 6, 5+2 7, जोड़ 7 बन गया। तो इसका मतलब ये डाइस आपकी स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस में बताया जा सकता है किसके अपोजिट क्या है, इसमें नहीं बता सकता किसके अपोजिट क्या है। अगर वो पूछेगा दो के अपोजिट बता क्या है, तो 5 और 1 को छोड़ दो। अब बच क्या गया, न्यूक्लियर बम के कोड ना पूछ रहा मैं, के बच गया नू बताओ, 3 4 6। तो इसका मतलब दो के अपोजिट क्या हो जाएगा, या तो 3 या 4 या 6। समझ में आ गई बात। अब आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इस चीज को कि दो के अपोजिट 3 ही होगा। कर कब सकते हो, तो उठा के देख लो, इतने सकाला का बुम बुम की पेंसिल है नहीं कि बनाओगे डाइस निकल जाएगी। समझ में आ गई बात। तो नहीं बता सकते हम दो के अपोजिट क्या होगा, आंसर आएगा 3 4 या 6। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार एक के अपोजिट क्या आएगा, 3 4 या 6। 5 के अपोजिट क्या आएगा, 3 4 या 6। हम नहीं बता सकते। अब मैं कुछ डाइस बना रहा हूं, कॉपी में उसका आंसर नोट करना, फिर मैं बताऊंगा वो सही है आपका गलत है। हो उसके पेपर में यह चीज आ जाए और फिर कदे गलत करके आ जाओ।
चेक करूं तो अपना देखो यह एक सिंपल डाइस है, इसमें नहीं बता सकता क्योंकि 5 और 2 7 हो गए, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 1 और 5 ने छोड़ के क्या बच गया 6 3 4 4 3 6, जो दिल करे वो बोल दो, होने ये चाहिए इकट्ठे। इसमें भी भाई दोनों सिंपल होगी तो 6 के अपोजिट क्या होगा 5, कितना होगा मूरा का 5 गैला दिखने लग रहा आंधे 2 3 4। इसमें स्टैंडर्ड है 4 आंसर आएगा, इसमें 6 के अपोजिट 1 आएगा और इसमें 4 के अपोजिट 3 आएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। क्लियर हो गया? बस है, आवाज नहीं। हाँ स्टैंडर्ड होगी या सिंपल होगी, सॉरी 1 2 5, ठीक है। अब आगे देखो भाई, अब एग्जामिनर अगर आपको एक डाइस को 2 बार रोटेट करके दिखा दे, एग्जामिनर अगर आपको एक डाइस को 2 बार रोटेट करके दिखा दे, ऐसे ये एक डाइस नहीं है, सॉरी 2 डाइस नहीं है, एक ही है ये। अगर एक डाइस को 2 बार रोटेट करके दिखा दे और फिर पूछ ले बताओ इसके अपोजिट क्या है, तो यहां पर आपको क्या करना है, एक बार थोड़ा ध्यान दे लो। तो इसमें स्टैंडर्ड सिंपल को फॉलो नहीं करना, इसमें बस ये देखना है कौन सी ऐसी डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। तो इस 6 को यहां लिख लो और इस 6 को भाई इसके नीचे लिख लो, इतने में कोई दिक्कत हो बताओ? क्लियर हो गया? दोबारा समझ लो, इस 6 को यहां लिख लो, इसको इसके नीचे, 6 है तो 6, 5 है तो 5, 3 है तो 3, 2 है तो 2। अगर दिक्कत है आपकी दिक्कत के लिए एक बार ए और बी लिख देता हूं, ये ए का है और ये बी का है। ए में 6 से आगे क्लॉकवाइज कौन सा अंक आया है 3, 3 से आगे भाई 1, भाई इसमें 6 से आगे 4 से आगे भाई 1 के अपोजिट 5 आ गया, 3 के 4 आ गया, भाई 6 के अपोजिट क्या बचा, दिमाग पे जोर दो 2। तो अगर 6 के पूछे तो 2 आंसर आ गया भाई, 3 के पूछे 4, 1 के पूछे 5। अगर भाई यहां पर अगला केस ये बनता है कि अगर ऐसी डिजिट आ जाएं जिसमें 1 की बजाय 2 कॉमन हो जाएं, 1 की बजाय कितने कॉमन हो जाएं 2, तो भाई नियम के अनुसार वे एक दूसरे से कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचा भाई वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। अब 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा भाई 5। अब भाई 3 और 1 के अपोजिट क्या आएगा, सवाल यहां पर आकर खड़ा हो गया, बचा है 6 और 4। अपनी ज्यादा बुद्धि का यूज मत करना, 6 और 4 दोनों लिख दो, या तो 6 आएगा या 4, 1 के अपोजिट या 6 आएगा या 4। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब क्वेश्चन कराने लग रहा हूं, ध्यान से देख लो और आवाज नहीं आनी चाहिए, सह बैगी। ये कह रहा है दो स्थितियां दिख 5 के अपोजिट क्या कॉमन है इन दोनों में, 1 और 2, काट दो, 1 तो 1, 2 तो 2, ये कट गया। 5 के पूछा था क्या आंसर आ गया 4, ठीक है। आगा 4 के अपोजिट पूछा है, किसके 4 के, क्या कॉमन है दोनों में, कट गया। 6 के अपोजिट क्या आ गया 1। सवाल है 4 और 3 क्या रहा, आवाज नहीं, मैनू कहने लग रहा मान जा, आवाज मत करे। तो 4 के अपोजिट क्या आ गया 2 या 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए। क्या आंसर आ जाएगा ए। क्लियर हो गया? अब जिससे पूछू वो बता देगा भाई अपना, फिर आगे चलेंगे। 5 के अपोजिट बता। हाँ 2, 2 आंसर दिया भाई तूने, चल देख ले हैं के कॉमन है दोनों में, 3 5 1 3 2 6। भाई पूछा किसके था 5 के, आंसर क्या आ गया 2, सही है। 4 नहीं आओगा, क्यों 4 कब आता जब 3 के पूछता, पूछा किसके है 5 के। अगर भाई ये डाइस 2 से ज्यादा हो जाए, 4 हो जाए 3 हो जाए, कितनी भी हो जाए, तो उसमें फिर कंफर्म बताना पड़ेगा किसके अपोजिट क्या आएगा, इधर में काम नहीं चलेगा। सुनियो विधान तक आपकी मर्जी, आप पहली को तीसरी से कॉमन मिलाओ, तीसरी को दूसरे से मिलाओ, या दूसरी को पहले से मिलाओ।
मिलाना उन्हीं को जिसमें एक अंक कॉमन हो। समझ में बात आ गई? बार बार प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, चार। चार, चार से आगे, तीन से आगे, चार से आगे, पांच से आगे, एक के छह, तीन के पांच, चार के क्या बचा? दो। काम खत्म। इसका क्या करना है? इसका कुछ नहीं करना, छोड़ दो इसे। बात समझ में आ गई? आपका आंसर आ चुका है, जिसके भी पूछता है सभी का पता है, चार का, तीन का, एक का या किसी का भी। क्लियर है? अब सेम प्रोसीजर अगर चार आ जाए तो लगाना है। कैसे? जैसे यहां पर हमने चार वाला एक प्रश्न कराया तो था, ये है, मान लो ये आ गया। किसके पूछा है? छह के। आपकी मर्जी, आप इन दो को मिलाओ, इन दो को मिलाओ, इन दो को मिलाओ, इसको मिलाओ या इसको मिलाओ, आपकी मर्जी। मिलाना उसी को जिसमें सिंगल डिजिट कॉमन हो। निकाल के बताओ। छह के पूछा है भाई। इन दो पेन तक ये कर रहा है, एक तक काम ना चलता तेरा। थोड़ा बड़ा। देखते हैं भाई, तीन एक के है, छह के। इसमें क्या कॉमन है रे? पांच और तीन, इसने छोड़ दो, छोड़ दो इसने। इसमें क्या कॉमन है? और कुछ नहीं ना, ये दो ले लो। घना पीएचडी करने की जरूरत ना कि अगला भी देख लूं, जब यू आर है तो इसे पे काम चला दो। तीन, चार, दो। ये आ गया छह। पूछा किसके था? छह के। आंसर क्या आ गया? तीन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? दोबारा देख लो। स्त्रिया मत देखो, स्त्रिया समझ रहे हैं जनू तो मैंने बेरानी की हर्ट सर्जरी सिखा दी। एक नॉर्मल चीज बताइए, कॉमन के है इन दोनों में, नू तो बेरा चाल जाएगा, के कॉमन है? तीन। इस तीन ने यहां लिख लो, इस तीन ने इसके नीचे न लिख दो, इसके तड़े न लिख दो। समझ में आ गई बात? तीन से आगे जो कर घड़ी चाल अगर कौन सा अंक है? एक। एक से आगे पांच। इसमें तीन से आगे चार, चार से आगे दो, पांच के दो आ गया, एक के चार आ गया, तीन के बचा? एक पासे में एक तो छह को है, कौन सा रह गया? छह रह गया। बस फिर लिख दो छह। अब छह के पूछा है तो क्या आंसर आ गया? तीन आ गया। समझ में आ गई बात? इसमें बताओ, इसमें इस चिड़ी के नीचे क्या होगा? अरे ये तो गलत हो रहा है, तुम अपना आंसर बताओ, ये ऑप्शन गलत आ रहे हैं टाइप होगा। अपना आंसर बताओ, प्लस गुणा घटा जो भी है। ये वो स्टार के अपोजिट। इसमें क्या कॉमन है? स्टार। स्टार, स्टार से आगे माइनस से आगे एट द रेट, स्टार से आगे प्लस से आगे डॉलर। बचा क्या? आठ। तो स्टार के अपोजिट क्या आ जाएगा? आठ। समझ में आ गई बात? अगली कहानी आती है भाई डाइस फॉर्मेशन की। डाइस फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अभी ये नीचे वाला प्रश्न था, ये वाला, इसको बोलते हैं डाइस फॉर्मेशन। समझ में आ गई बात? अब कहानी क्या है? कहानी बड़ी सिंपल सी है। ये एक पासा था, इस पासे को उसने ओपन कर दिया, खोल दिया। खोलने के बाद वो ये कहता है, भाई मैं इसको दोबारा बंद कर रहा हूं, अब बंद करने पर तू ये बता इनमें से सही कौन सा रूप होगा। अब जैसे खुला है वैसे ही बंद होगा। अगर मान लो बी के अपोजिट में एफ है, तो अपोजिट वाले साथ नहीं आ सकते। जैसे बी और एफ यहां साथ आ गया तो ये गलत हो गया, सिंपल भाषा में। तो बस आप ये पता लगा लो किसके अपोजिट क्या है। ये पता लगाने के लिए सबसे लंबाई वाला भाग सबसे पहले ले लो, सबसे लंबाई वाला भाग सबसे पहले ले लो। बात समझ में आ गई रहे? तो लंबाई वाला भाग कौन सा है? ये वाला। इन छोटे मोटा ना बाद में देखेंगे, ठीक है? ठीक है, रूल याद कर लिए? रूल लिख रही प्लूटो पे जाने के। एफ के अपोजिट क्या आ जाएगा? बी। ई के अपोजिट क्या आ जाएगा? सी। बचा क्या? बस काम खत्म। अपोजिट वाले साथ दिख गए, गलत है? नहीं तो सही है। बताओ सही।
क्या गया? सी उत्तर दिया भाई, किसने दिया पहले उसकी देख ले हैं कार्रवाई। ई और सी साथ दिखण लाग रहे हैं। इब नू बताओ, ई और सी साथ दिखण लाग रहे हैं, मूर्ख इंसान नू। इब भाई मने या कहानी गाई इतनी है, साथ दिख जाएंगे ये, किसने गाया था? ई और सी इकट्ठे नहीं दिखने चाहिए, गलत है यो। एफ के साथ बी आ गया, ये भी गलत है। डी ई ए, डी ई ए, डी के साथ क्या आ गया? ए। एफ ई डी, एफ ई डी, ये क्या हो गया? सही हो गया। इब ध्यान तक करियो, अगला प्रश्न कदे फिर गलत कर दो, करो इसने। क्या है? एक के दो आ गया भाई, तीन के पांच आ गया भाई, अरे भाई चार के छह आ गया। अरे भाई ये जो विपरीत है ये इकट्ठे नहीं दिखने चाहिए भाई। दो तीन पांच, दो तीन पांच, तीन के साथ पांच आ गया भाई, गलत हो गया। छह चार तीन, छह के साथ चार आ गया भाई, गलत हो गया भाई। तीन दो पांच भाई, तीन दो पांच भाई, तीन के साथ पांच आ गया, गलत हो गया भाई। चार एक तीन, चार एक तीन भाई, सही हो गया। समझ में बात आ गई? इस वाले को निकालो भाई। छह के तीन, चार के, एक के, अपोजिट वाले साथ आगे, गलत है नहीं तो सही है। कौन सा आंसर दिया रहे तुमने? डी। चार दो छह, चार दो छह, ठीक है भाई। इसमें गलत क्यों हो गया भाई? पांच और चार इकट्ठे आ गए इसमें भाई, दो और एक इकट्ठे आ गए इसमें भाई, छह और तीन इकट्ठे आ गए। अब भाई अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा ध्यान दियो, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस आधार पर थोड़ा सा एक विचार करियो, इस चीज पर कैसे प्रश्न करना है। साधारण सी भाषा में बताऊंगा, उसने समझ लियो। कुछ भाग खाली हैं, कुछ पे लिखा गया है, ठीक हो गया। तो नियम वही रहेगा, विपरीत निकालने का वो नहीं बदलेगा। जैसे ये आ गया, अब तीन के साथ तो एक आया नहीं, पर दो खाली एक साथ आ रहे हैं, वो दो ये हैं या ये हैं। ज्यादा विचार क्यों कब कैसे न छोड़ गई भी, यहां ध्यान दे लो। अगर ये दो हैं तो ये गलत है, और ये दो हैं तो ये सही है। एक सिचुएशन गलत किया और एक सही किया, जब एक सिचुएशन गलत की और एक सही की हो तो उसे सही कर देना, काम खत्म। समझ में आ गई बात? उसे ठीक कर देना, आपका नंबर आपने मिल जाएगा। क्यों कब कैसे, जब बैच पूरा प्रॉपर होगा तो बना के इसने काट पीट के दिखा देंगे। समझ में आ गई बात? फिलहाल आपने क्या ध्यान रखना है, जब एक सिचुएशन गलत की बन जाए और एक सही की तो उसे सही कर दिया जाएगा, गलत नहीं करा जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, क्या ये सही है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक भी सिचुएशन सही की नहीं बन रही। क्या ये सही है? दिमाग का यूज कर लो, यस कहने तो पहला
दो खाली कौन से हो सकते हैं? अगर ये दो हैं तो सात आ रहा है, ये दो हैं तो सात आ रहा है, ये दो हैं तो सात आ रहा है। ये सही कैसे हो गया? क्या कोई सिचुएशन सही की बनी इसमें? नहीं ना। चलो अब इस आधार पे इसने बताओ। उत्तर लाग रहे हैं 19 का? ये उत्तर लाग रहे हैं? ऐसा हो जाए तो मजा है ना, सीईटी में उत्तर गल्ला आ जाए। कूद दे होंगे पैदल पैदल। चलो भाई देख लें भाई। एक ये ब्लैक पार्ट ले रखा है, दो खाली, एक ब्लैक दो खाली, ये दो है तो ठीक है, ये दो है तो गलत है। ये सही हो गया क्योंकि एक सिचुएशन सही की थी, एक गलत की थी। ये सही है तो ये भी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एक डॉट तीन खाली, एक डॉट तीन खाली, सॉरी दो खाली, ये दो है तो भी गलत है, ये दो है तो भी गलत है, ये है तो भी गलत है, और ये विपरीत एक साथ आ नहीं सकते, गलत है। बचा क्या? ये आंसर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये आपकी डाइस की कहानी थी जो शुरू हुई और खत्म भी होगी। चलिए अपना डाइस के क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए।